हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो बाय कोचिंग। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं Vue.js। ठीक है, तो बेसिकली हम Vue.js 3 सीखने जा रहे हैं। मैं बताऊँ कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं Vue.js में एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल इसमें हम बेसिक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं Vue.js 3 में जो है। ओके, कि आप कैसे ऐप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मतलब डेटा डिफाइन करेंगे और कैसे मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें कोई डेवलपमेंट सेटअप यूज़ नहीं करने वाला हूँ। बेसिकली जो उसका CDN है उसका यूज़ करके हम ये ट्राई करेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले फाइल से। यहाँ पे मेरे पास index.html फाइल मैंने क्रिएट कर रखा है और एक साथ ही साथ मेरे पास एक मेन जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, बिकॉज हम CDN यूज़ करने वाले हैं तो हमें Vue.js इंस्टॉल करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। हम Vue.js की जो CDN है स्क्रिप्ट फाइल होगी उसको कनेक्ट करके हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब बाद में अगर और भी वीडियो आएंगी तो उसमें मैं यही बताऊँगा कि डेवलपमेंट सेटअप कैसे इस्टेब्लिश करके क्रिएट कर सकते हैं। बट फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हम बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं, इसलिए हमें वो ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा index.html फाइल। तो पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल से जो हमने क्रिएट किया है main.js। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Vue.js ट्यूटोरियल, कुछ भी दे देते टाइटल। ओके, और यहाँ पे आपको पहले जो Vue.js का जो CDN है आपको वो ऐड करना होगा। उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है। ठीक है, जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें जाइए और यहाँ पे आपको Vue.js सर्च करना है। ओके, और यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मिलेगा। ये रहा गेट स्टार्टेड। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपको ऊपर देखा होगा आपने, ये रहा क्लिक हियर Vue.js 3.x वर्जन। बिकॉज अभी भी ये स्टेबल नहीं है, बट हाँ बिकॉज इससे फ्यूचर वर्जन तो आपको फ्यूचर में यही देखने के लिए मिलेगा Vue.js 3। बट फिलहाल ये फुली तरह से यहाँ तक रिलीज नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको मेन जो आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा वो Vue.js 2 का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा Vue 3 का। ठीक है, ये रहा जैसे Vue 3। इसका मैं लिंक आपको जैसे बेसिकली नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमको सिर्फ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है सिंपली। और जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे जाना है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे जाना है। ठीक है, ये रहा साइड में टैब है और नीचे बस एक वो मिल जाएगा स्क्रिप्ट टैग, ये रहा। ठीक है ना, package.com vue@next। ठीक है, तो ये वाला हमारे Vue.js 3 का है। याद रखिएगा Vue.js 3 का आपको स्क्रिप्ट CDN यूज़ करना है, वरना अगर Vue.js 2 का करते हैं तो आपका ये वाला कोड वर्क नहीं करेगा उसमें, क्योंकि उसमें अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कैसे एप्लीकेशन जो क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपना ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया Vue.js के लिए। और जो हमने अभी हमारा मेन JS है, इसमें अपना सारा कोड जो होगा Vue.js रिलेटेड फिलहाल के लिए मुझे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए इसमें लिखने वाला है। ठीक है, इसमें हम अपना व्यू एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे। पहले हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं अपने HTML फाइल से। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्रिप्ट SR से, और हमारा कौन सा है main.js। ओके, हमारा दोनों फाइल कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं। पहले मैं इसका लाइव सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ और मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ कि ताकि पता चले कि हमें चल रहा है कि नहीं सही से। इस तरह से हमारा शुरू हो गया। हमारा पूरा ब्लैंक है अभी, बिकॉज हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है। सो शुरू करते हैं मेन जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखने डिफ़ाइन करने से। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम इसमें हमारा होता है एक व्यू, आपका वो डालना होगा जे, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ऐप का फंक्शन होता है। ठीक है, व्यू के अंदर आपको वो यूज़ करना होगा। इसके अंदर आपको अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, जिसके अंदर डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको डिफाइन करना होता है, जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से। ठीक है, बट बेसिकली हम व्यू डॉट क्रिएट टाइप करके ही कोई एप्लीकेशन डिफाइन करते हैं। बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन होता है। और आपको index.html के अंदर आपको एक डिव क्रिएट करना होगा जिसका कोई आईडी होना चाहिए। कोई सा भी आईडी मैटर नहीं करता, बस आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम ऐप डाल देते हैं, बिकॉज ये आईडी इसलिए होता है, ये जो है आईडी, ये एप्लीकेशन, तो हमारा जो भी व्यू एप्लीकेशन होगा हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ये वाला व्यू एप्लीकेशन की जो कोड होंगे
वो इनसाइड दैट div ही वर्क करेंगे। अगर आप इसके बाहर ट्राई करेंगे एक्सेस करने का उस व्यू रिलेटेड कोड, तब वो एरर नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो इस केसेस में आपको, बिकॉज व्यू से हम बेसिकली कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट बेस्ड चीज़ ये फ्रेमवर्क है, तो आपको हर चीज़ को कंपोनेंट के अंदर वो कंप्रेस करना मतलब डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ये डिव है, पर्टिकुलर डिव के अंदर हम जितने भी हमारा व्यू रिलेटेड थिंग होगा उसको डिफाइन करेंगे। सो हम देखते हैं कैसे करते हैं। व्यू डॉट क्रिएट ऐप पर किए आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसके अंदर लेट्स ट्राई टू पहले देखते हैं कि कैसे वो करते हैं, डेटा कैसे रेंडर करते हैं, ठीक है। आपको डेटा डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली डेटा क्लिक करना है, मतलब डेटा फंक्शन यूज़ करना है और रिटर्न करना, ठीक है। तो ये डेटा फंक्शन जो है रिटर्न करेगा हमारा जो वेरिएबल्स और डेटा होंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। आप सारे डेटा यहीं पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा वो सेक्शन है जहाँ पर अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो पहले Vue.js2 में आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से, बट अभी इसमें नहीं है। तो Vue.js3 में ये ऑप्शन हट गया है, आपको इस डायरेक्टली डेटा फंक्शन ही डिफाइन करना होगा। इसके अंदर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दिस फंक्शन शुड रिटर्न, जो भी आपको डेटा होगा वो रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। आप इसमें डेटा आपका रिटर्न करना चाहिए सिंपली। तो समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा नाम रेंडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम है प्रशांत, तो फर्स्ट नेम, फुल नेम डाल देते हैं, फुल नेम एंड देन डाल देते हैं प्रशांत, ओके। सो अब हम इस वाले डेटा को अपने इनसाइड दैट HTML हम रेंडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, और बिकॉज इससे HTML टाइप, तो इसमें पी पैराग्राफ के अंदर डाल देते हैं, देखने में सही लगेगा, ओके। इसके अंदर आपको अपना डेटा है जो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। तो फुल नेम, इतना करने के बाद आपका ये जो है आपका एलिमेंट रेंडर कर देगा इस पे। वेट अ मिनट, क्यों नहीं हुआ ये देखने दो। हाँ, तो पहले हमने ये कनेक्ट नहीं किया, हमारा जो डिव है ये एप्लीकेशन, हमें बताना होगा हमारे एप्लीकेशन को, ये व्यू ऐप को, कि कौन सा डिव हमें कंट्रोल करना है इस ऐप के थ्रू, ठीक है। उसके लिए आपको माउंट फंक्शन यूज़ करते हैं माउंट। इसके अंदर आपको अपना वो आई डालना है डिव का, जो भी है हमारा ऐप ID है, हम ऐप डालेंगे बिकॉज हमारे यहाँ एप्लीकेशन है, तो ऐप ID आपको डालना। अब ये जो व्यू एप्लीकेशन है, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस डिव को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ आप इस कोड को इसके बाहर डिफाइन करते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो पहले इसको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा रेंडर कर चुका है प्रशांत, और यही सेम चीज़ मैं अगर इस ब्लॉक के बाहर करता हूँ, इस डिव के बाहर करता हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि ये काम नहीं किया, बिकॉज व्यू जो है वो उसी पर्टिकुलर डिव जहाँ पे हमने इसको माउंट किया है उसी के अंदर जो हमारा डेटा है वो रेंडर कर सकता है, जो भी लॉजिक है वो लगा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि आप ये इसके अंदर सिर्फ यही कर सकते हैं, आप और भी लॉजिक भी अपना जावास्क्रिप्ट का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फुल नेम है, बिकॉज इट्स ए स्ट्रिंग, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर। लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट, ओके। अब देख सकते हैं कि हमारा P हुआ, बस मतलब कि हम इसके अंदर एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट रिलेटेड लॉजिक जो होते हैं वो सारे के सारे आप इसके अंदर लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कोई भी इशू नहीं है, ओके। तो इस तरह से हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं। आप डेटा में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम काउंटर कर लेते हैं, बिकॉज हम आगे देखने वाले हैं कि मेथड कैसे वर्क करता है। तो सिंपली हम काउंटर इनिशियलाइज करते हैं 0, ये हमारा सिंपल हो गया नंबर, ठीक है। तो इसको का डिफाइन करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ओके। तो हमारा काउंटर हो गया, और इस काउंटर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे हम करते हैं काउंटर, आप देखते हैं कि हमारा ये काउंटर एक्सेस हो गया। सेम तरह से मेथड भी करते हैं, तो मेथड के लिए हम फंक्शन यूज़ नहीं करते, हम मेथड के लिए ये यूज़ करके इसके अंदर हमें अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या लेता है, तो जितने भी आपको फंक्शन है
जो भी आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये इसके अंदर आप जितने फंक्शन हैं, जो मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए वर्क होता है, ठीक है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बिकॉज अगर हम नॉर्मल वैनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हमको पहले उसमें बटन को रेंडर करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली। उसके बाद उस बटन को रेंडर करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेंडर करना पड़ता है जहाँ हम उस काउंटर को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैस हो जाता है। बट यहाँ पे आपको वो उतना दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ईजिली आपको सिर्फ फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लिक पे ये एक प्लस हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ऐड 1, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और हम कहते हैं कि जैसे ही हम, बिकॉज इसके अंदर आप अगर ये डेटा, अगर ये जो हमारा काउंटर, अगर आप इस फंक्शन के अंदर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिस का यूज़ करना पड़ता है, दिस ऑपरेटर का। बिकॉज पता ही है कि अगर क्लास के अंदर कोई भी आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट अगर उसको एक्सेस करते हैं तो आपको दिस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस डॉट काउंटर, इससे हमारा ये जो मेन है इसको एक्सेस कर लेगा और साथ ही साथ इसको आप चेंज कर सकते हैं। हम एक प्लस कर देते हैं, मतलब कि जब भी कोई ऐड 1 पे क्लिक करेगा, ऐड 1 मेथड ट्रिगर होगा तो हमारा दिस काउंटर जो है इसका वैल्यू एक बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली इस वाले फंक्शन को आप इनसाइड दिस बटन वो कर सकते हैं, ओके, कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम एक आता है वी ऑन डायरेक्टिव आता है। ये वी डायरेक्टिव होता है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिंपली भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो वी ऑन जो होता है इसके आगे आपको इवेंट बाइंड करते हैं। कोई सा भी इवेंट बाइंड कर सकते हैं, कोई भी, नो मैटर कौन सा, क्लिक और की प्रेस और कुछ भी। तो सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारा ये इवेंट हो गया। हम चाहते हैं क्लिक पे हो, और बिकॉज ये वी ऑन डायरेक्टिव है तो इसके अंदर आप जितने भी है द व्यू रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो डाल सकते हैं। तो हमारा मेथड जो है ये व्यू रिलेटेड मेथड है ऐड 1। हम सिंपली अब ऐड 1 इसके अंदर ये कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, बट और उसको ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ना आप सिर्फ क्लिक कर देते हैं, क्लिक मतलब बटन का नाम डाल देते हैं कुछ भी। ना अब देखते हैं हम रेंडर करके ये कैसे होता है। अगर आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि हमारा ये बढ़ रहा है डायनेमिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हमारा ये ऐड 1 जो मेथड है जो हमने डिफाइन किया इनसाइड दिस मेन डॉट जीएस, तो ये काम कर रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है। तो इस तरह से एक ये वर्क करता है, ओके। और इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है जो कंप्यूटेड मेथड। तो बेसिकली ये भी मेथड की ही तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ ये रन नहीं करता, ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम इसके अंदर एक क्या कहते हैं, जो भी हमारा ये डबल कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर आप एक जावास्क्रिप्ट लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। या यहीं पे हो गया, कुछ भी हो गया, आप इसके अंदर आप ना जावास्क्रिप्ट लॉजिक लगा सकते हो, इफ़ 1 जो भी हो, और आपको कोई कंडीशन हो तो इफ़ रिलेटेड आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो लॉजिक थोड़ा लंबा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इस केसेस में ना हम कंप्यूटर मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि तो वो ना एक वैल्यू रिटर्न करता है, सेम एक्सप्रेशन और मैं रिटर्न करता है जो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो। इससे क्या होता है, आपको सिंपल एक वर्ड में उसी को एक्सेस कर सकते हो। समझ में नहीं आया होगा, बट वी ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने में, ठीक है। तो जैसे हमारा ये हो गया ई, ओके। हम चाहते हैं कि ये जो है काउंटर जो है +100 हो और डिवाइडेड बाय 10 कुछ भी हो, ठीक है। इतना चाहते हैं कि इतना, एक तो होता है तरीका ये कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और इसमें वेरिएबल काउंटर को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 100 से, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। काउंटर हमारा अभी जो होगा वो इनिशियल 110 है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो मतलब 110 है, मतलब काउंटर जो है हमारा ये हो गया हमारा 100 + 100 और 100 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 10।
100 + 10 110, ठीक है। तो इतना बड़ा लॉजिक आप मतलब कुछ भी हो सकता है ये लॉजिक, ज़रूरत नहीं है कि ये लॉजिक, मैं एग्जांपल के एक दिखा रहा हूँ। तो ये लॉजिक हो सकता है आपको सिंपली। एक तो होता है अब यहाँ पे पुट करो, तो फिर ये एचटीएमएल के अंदर पुट करो ना, तो कभी ये लॉजिक बहुत लंबा होता है, उसमें ना थोड़ा मैस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ना देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लंबा एक्सप्रेशन होता है कोई भी जावा रिलेटेड थिंग, मतलब कोई भी कंप्यूटेशनल थिंग, उसको हम कंप्यूटेड मेथड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि कंप्यूटेड मेथड को भी सेम मेथड्स की तरह ही डिफाइन करते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये ना ये रिटर्न करता है, एक्सप्रेशन रिटर्न करता है। जैसे हमारा ऐड वन है, वो फंक्शन वो किस तरह का टास्क परफॉर्म किया, दिस काउंटर को अपडेट किया है, ठीक है। बट ये सिर्फ अपडेट वही नहीं करता है, ये साथ ही साथ एक वैल्यू रिटर्न करता है समथिंग। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन चाहते हैं कि जो भी हमारा काउंटर है वो ये है वो 100/10 से डिवाइड होकर प्लस हो, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे कोई फंक्शन, ये भी इसमें आपको फंक्शन ही डिफाइन करना पड़ता है सिंपली। तो जैसे हम एग्जाम्पल डाल देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा इसका, लेकिन तब भी ठीक है, एग्जाम्पल और रिटर्न आपको सिंपली करना। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो फंक्शन है रिटर्न करेगा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे काउंटर है, काउंटर को पता ही आपको एक्सेस करने के लिए इनसाइड व्यू एप्लीकेशन आपको क्या क्या चाहिए, दिस ऑपरेटर। यहाँ पे आपको दिस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा ताकि हम इस वाले काउंटर को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब ये सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस एग्जाम्पल को आप इसके अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इतना हमारा एक्सप्रेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली एग्जाम्पल कॉल कीजिए और आप देखेंगे कि ये हमारा ब्रेक हो गया, क्यों पता नहीं। वेट अ मिनट, तो कहाँ दिक्कत है, एग्जाम्पल रिटर्न दिस डॉट काउंटर प्लस आई थिंक अब 2 मिनट रुक जाओ, मतलब क्या एरर है। एग्जाम्पल इज नॉट अ फंक्शन कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल यही था ना। हाँ ये रहा गया, ठीक है, वहाँ पे कुछ एरर हो गया था सिंपली। ये एग्जाम्पल आप डायरेक्टली आप इस चीज़ को, ये जो हमारा है होल एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है टोटल, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उसी सेम एक्सप्रेशन के। आपको देख सकते हैं कि अब आपका थोड़ा सा कोड जो क्लीन दिख रहा है और इसको मैनेज करने में भी थोड़ा सा आसान ही होगा, ठीक है। इस तरह से इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। मतलब जब भी आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हो, आप कोई भी लॉजिक यूज़ कर रहे हो और वो कोड थोड़ा सा लंबा खिंच गया हो, अब सिंपली उसको कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के इनसाइड डिफाइन कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको सिंपली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है वॉच। तो बेसिकली वॉच क्या होता है, तो वॉच भी एक तरह का प्रॉपर्टी है, मतलब वॉच उसके लिए यूज करते हैं जब भी हम कोई एपीआई फैच करते हैं, ठीक है। तो सिंपली वॉच का फंक्शन, वॉच का यूज़ क्या होता है ये बता देता हूँ। तो वॉच जो होता है किसी भी वॉच को जिस नाम किसी भी वेरिएबल की बेस पे उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि काउंटर, अगर ये जो काउंटर वेरिएबल जो है, और ये जब भी हमारा चेंज हो तो कुछ फंक्शन ट्रिगर हो, ठीक है। तो वॉच कहते हैं एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे नज़र रखता है, जब भी वो चेंज होता है तो वो वॉच का जो इनसाइड जो मेथड डिफाइन होता है उससे रिलेटेड वो ट्रिगर होता है। इसको आप कहीं कॉल नहीं करते हो, तो सिंपली आपको दिखा देता है एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होता है। तो जैसे ही वॉच जो है, आप वॉच को भी सेम इसी तरह से डिफाइन करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको फंक्शन का नाम वही डालना है जो आपका वेरिएबल का नेम है, जो आप वेरिएबल को वॉच करना चाहते हो। जैसे कि हम इस वेरिएबल को देखना चाहते हैं, इस पर चेंज होने पर रिएक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली उसी नाम से आपको वॉच भी डिफाइन करना पड़ता है। और वॉच जो है एक
आर्ग्यूमेंट लेता है जिसका नाम है वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू जो होता है कुछ नहीं होता है, वैल्यू जो हमारा ये जो ना काउंटर, जो वही वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू डिफाइन करता है, मतलब वैल्यू लेता है और ये वैल्यू का आप इसके अंदर कॉल कर सकते हो बिना किसी दिस का यूज़ करके, ठीक है। तो अब जब भी हमारे जो काउंटर है जो ट्रिगर होगा, ठीक है, जब भी ये चेंज होगा तो हमारा सिंपली जो काउंटर है ये अपडेट होता रहेगा, मतलब ये ट्रिगर होता रहेगा, ठीक है, काउंटर रन करता रहेगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, कंसोल लुक कर देता हूँ, कंसोल लुक लॉक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि काउंटर मेथड रन, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल है, ये असिंक्रोनस मतलब फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बार बार। असिंक्रोनस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको कैसे यूज़ करते दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको मैं इसको फिर से बटन को डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कैसे करते हैं इसको यूज़। ये हमारा बटन और हम इसमें वी ऑन लगाते हैं अपना, जो है जो क्लिक इवेंट पे हमारा जो वही हमारे ओल्ड मेथड है वो ट्रिगर करेगा ऐड 1 करके, ओके। तो सिंपली ये ट्रिगर करेगा तो ये एक एक बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हमारा ये काउंटर वेरिएबल अपडेट होगा, जो कि मैंने बताया था, जैसे काउंटर ये काउंटर मेथड को वॉच करता रहेगा, जैसे ये चेंज होगा तो हर बार ये जो फंक्शन है वो रन होगा। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे ये होगा रन। तो सिंपली आपको मैं कंसोल में दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब देखते हैं कि काउंटर मेथड रन, मतलब हर एक बार जितने बार ये हमारा काउंटर वेरिएबल चेंज होगा उतने बार हमारा वो जो वॉच मेथड है वो रन होगा, ठीक है। तो इसका इस रिलेटेड यूज होता है, इसका ये बहुत जगह रिलेटेड बहुत जगह यूज होता है। आप जब भी बेसिकली जब भी एपीआई फेच करते हैं तो बेसिकली तब यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने यूज़ किया है। एपीआई फेच में जब भी वेट करना पड़ता है उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो जिस तरह के मेथड को, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट थे तो जो आपको समझना जरूरी था। और अगले वीडियो में बात करने वाले हैं वी डायरेक्टिव्स के बारे में, कि कैसे आप वी डायरेक्टिव को यूज़ करके डिफरेंट मतलब वी रिलेटेड व्यू रिलेटेड वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।